Today we'll continue with the hydrogen peroxide in this chapter hydrogen. ठीक है, तो hydrogen peroxide is also a compound of hydrogen. Now see what is hydrogen peroxide. The formula of hydrogen peroxide is H2O2. ये फॉर्मूला है इसका H2O2 एंड नाउ वी शुड नो व्हाट इज हाइड्रोजन एंड व्हाट इज पेरोक्साइड. मेन थिंग इज पेरोक्साइड. तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड हो, ये जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, उसे हम पेरोक्साइड बोलेंगे. अब जैसे ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो इसको आप H2O2 and because there is bond between the oxygen that's why it is known as hydrogen peroxide. If it is a sodium peroxide तो बस आप यहाँ पर सोडियम और यहाँ पर भी सोडियम लगा दोगे. ठीक है, तो ये है आपका सोडियम पेरोक्साइड. बट स्टडी क्या करना है हमें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक, तो अब सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर आपने देख ली है. एंड नाउ वन थिंग दैट यू शुड नो, द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्लेनर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेनर? जैसे मान लो H2O2 है तो जैसे ये O और हो गए, अब H भी इसी प्लेन में, दूसरा H भी इसी प्लेन में. मीन्स ऐसा नहीं है कि H ऐसे और एक H ऐसे, नहीं है, ये सभी एक ही प्लेन में है, सभी चारों के चारों एटम. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज प्लेनर स्ट्रक्चर. ठीक, अब देखो इसके आगे सबसे पहले हमें आज स्टार्ट करना है विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2. कैसे कर सकते हैं उसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है. 2 मेथड्स आर देयर बाय विच वी कैन प्रिपेयर द H2O2. फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम द बेरियम Ba पेरोक्साइड BaO2. ठीक, अब BaO2 की रिएक्शन करवानी है आपने सिंपल H2SO4 के साथ. अब क्या होगा, देखो ये H2 ये O2, ये O2 रिप्लेस होगा, उसके जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा SO4. तो क्या बनेगा आपका, एक तो बन जाएगा H2O2 जो हमें बनाना है यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा BaSO4. ठीक है, तो ये बन गया आपका H2O2 फ्रॉम दी BaO2. ऐसे ही देखो एक हम निकाल सकते हैं सल्फेट आयोन से, HSO4 नेगेटिव हाइड्रोजन सल्फेट आयोन. इसमें से भी हम H2O2 को प्रोड्यूस कर सकते हैं. कैसे, 2 मॉलिक्यूल्स लोगे आप HSO4 नेगेटिव के. ठीक है, और अब देखो क्या होगा, इसको कैसे अरेंज करेंगे, कैसे बनेगा ये 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, जरा देखो, जरा ध्यान देना. अगर आपके पास मान लो एक HSO4 नेगेटिव है, अब इस एक HSO4 नेगेटिव को कैसे लिखोगे आप, यू कैन राइट लाइक दैट HSO3O. ये जो O4 था इसको आपने ब्रेक कर दिया O3 में और O में, तो लिखो यहाँ पर HSO3O. अब एक और ऐसा बनेगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसको आप उल्टा लिख दो. जैसे O से O स्टार्ट कर दिया, फिर SO3 बना दिया और फिर H, दोनों सेम ही हैं, HSO3O सेम टू सेम. और इसे हम क्या बोलते हैं, पर ऑक्सो डाइसल्फेट. पर ऑक्सो देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, 2 ऑक्सीजन बॉन्ड आ गया बिटवीन द ऑक्सीजन तो ऑक्सो बन गया. पर ऑक्सो डाई 2 आ गए सल्फेट आयोन, तो ये आपके पास पर ऑक्सो डाई सल्फेट अब बन गया. और इसकी आप करनी क्या है, आपने यहाँ पर हाइड्रोलिसिस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस? जब हम कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन करें किसी कंपाउंड की और कुछ नया बन जाए, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस. अगर कोई चीज़ वाटर में घुल जाए तो वो होती है हाइड्रेशन, बट वाटर में घुल करके कुछ और नया बन जाए, जैसे यहाँ नया बनेगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस. अब देखो क्या होने वाला है हाइड्रोलिसिस में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो वाटर किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में होता है, वी नो. अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ये HSO4 नेगेटिव है, ये क्या है HSO4 नेगेटिव.
अब ये एक H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बना देगा H2SO4। कैसे देखो, ये था क्या HSO4 नेगेटिव ही कर दो। अब इसके पास एक H पॉजिटिव आ गया वाटर से, तो क्या बन जाएगा, देखो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से कैंसिल, H जुड़ गया यहाँ, H2SO4 ये बना। कितने हैं, ये 2 है, तो आप 2 वाटर मॉलिक्यूल लोगे तो 2H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाएंगे, 2OH नेगेटिव प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो क्या बना यहाँ पर 2H2SO4, ठीक। अब सॉरी मैं गलत लिख दिया यहाँ पे, देखो आपके एक्चुअल में 4 प्रोड्यूस होंगे H पॉजिटिव। अब 2H पॉजिटिव कहाँ चले गए, यहाँ पर, ठीक है। अब बाकी देखो भाई, आपने यहाँ पर यूज कर लिया ये 2H2SO4। अब साथ में आपके पास बचा क्या है, यहाँ पर एक तो आपके पास इधर H2, ये रहा H2, और एक बचा क्या O2, तो ये H2O2 इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक। तो वाटर्स की रिएक्शन हो जाएगी और आपके पास ये H2O2 यहाँ मिल जाएंगे। तो ये रही रिएक्शन आपकी। तो क्या बना लास्ट में H2O2, कैसे, आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं HSO4 नेगेटिव के, दे चेंज इनटू पर ऑक्सो डाइसल्फेट। पर ऑक्सो डाइसल्फेट की क्या कर दी आपने, हाइड्रोलिसिस वाटर से रिएक्शन करवा दी, एंड आफ्टर डूइंग द रिएक्शन व्हाट विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्लस H2O2। तो हमारे पास ये 2 मेथड्स हो जाते हैं जिनसे हमने यहाँ पर प्रिपरेशन की है H2O2 की, ठीक। अब इसके बाद देखो हमें करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली मीन्स अगर बात करें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का। ऑल्दो बहुत कम न्यूमेरिकल होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये सब क्या हैं आपके इनऑर्गेनिक के। तो इनऑर्गेनिक में बहुत कम होते हैं न्यूमेरिकल, उसमें से ये एक पार्ट आता है। जैसे हमें H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसकी स्ट्रेंथ निकालनी हो, ठीक। H2O2 की स्ट्रेंथ निकालनी हो, कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ। देखो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास ना कोई भी एक लिक्विड दिया हो, ठीक है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लूँगा, आपके पास ये एक में भी ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, और आपको ये निकालना है कि इसके 1 लीटर में, अभी आधा दिया जितना भी दिया हुआ है, ऑल्दो इसके रिगार्डिंग आपको और मिलेगी इन्फॉर्मेशन, बट मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके पास ये एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर आप ये निकाल सकते हो कि इसमें कितने ग्राम शुगर प्रेजेंट है लीटर सॉल्यूशन में, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया गया है, अगर आप ये निकाल सकते हो तो ये इसकी स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ का मतलब है कि किसी भी लिक्विड के या किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब यहाँ H2O2 की स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, जरा ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब जरा इससे पहले अगर बात करूं स्ट्रेंथ निकालने से पहले क्या क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे आपके पास नोट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2, ये दिया हुआ NCERT क्वेश्चन है। ये देखो कि आपको स्ट्रेंथ निकालनी है 10 वॉल्यूम H2O2 की, तो पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 वॉल्यूम। देखो अब इसको समझने से पहले यहाँ देखो H2O2 की रिएक्शन होगी, क्या होता है, देखो H2O2 अपॉन डिकम्पोजिशन क्या प्रोड्यूस करते हैं, H2O प्लस O2। आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा और ये बैलेंस हो गई। तो 2 molecules of H2O2 will decompose into 2 molecules of H2O plus 1 molecule of O2। ये रिएक्शन होती है। अब देखो इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई, इससे पता चल गया कि एक तरीके से मेथड भी हो गया प्रिपरेशन ऑफ वाटर का भी और प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन का भी। हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन दोनों ही ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमें एक मेथड मिल गया यहाँ पर, ये एक अलग पार्ट हुआ, बट हमें
केमिस्ट्री को ऐसे ही सीखना होता है, कोई क्रैमिंग नहीं करनी है कि जहाँ दिया है उसको याद कर लिया। कहीं से भी मेथड मिल रहा है आपको पता चल चुका है कि H2O2 से ऑक्सीजन और वाटर दोनों मिल सकते हैं। ठीक, अब देखो जरा ध्यान देना, सपोज करो आपके पास ये H2O2 देखो क्या होता है, लिक्विड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, लिक्विड, ये लिक्विड दिया हुआ है आपके पास। ठीक, और अगर ये डिकम्पोज होगा तो ये क्या प्रोवाइड करवा देगा, O2 गैस, वाटर यही रह जाएगा। अब मान लो इतना था ये, तो वाटर इतना रह जाएगा, ये वाटर रह जाएगा बाद में, और बाकी सब क्या बन जाएगी, O2 गैस। ठीक, इस तरीके से। और अब इसका मतलब क्या है 10 वॉल्यूम का, देखो 10 वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि इसका 1 लीटर अगर आपने मीन्स अगर आपने मान लो सपोज करो ये आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया इस चैम्बर में, और यहाँ तक कितना है ये 1 लीटर, 1 लीटर, और इसको आप डिकम्पोज करो, और कुछ इस तरीके से करना है डिकम्पोज कि ये यहाँ तक किया मान लो, तो जितनी गैस यहाँ बनी, गैस कौन सी बनेगी, H2O2। ठीक, H2O2। तो एट एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर रहेगा 1 एटमॉस्फेयर। मीन्स आपने इतनी गैस प्रोड्यूस करनी है, कितने पर, जब टेम्परेचर कितना हो 0 डिग्री सेल्सियस, तो और प्रेशर कितना हो 1 एटमॉस्फेयर। मीन्स आपको इस गैस के प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, ओनली अप टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने यहाँ इसको ऐसे क्लोज कर दिया। ठीक, तो यहाँ ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है, मैक्सिमम 1 एटमॉस्फेयर, तभी रुक गया ना यहाँ पर ये। तो अंदर भी कितना प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, और कितना टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये क्या कह रहा है कि 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब है कि ये जो H2O2 1 लीटर सोल्यूशन है ये STP पर 10 लीटर O2 प्रोड्यूस करेगा। कितनी, 10 लीटर O2। आप कहोगे कि 1 लीटर से 10 लीटर कैसे हो सकता है, तो ये 1 लीटर तो लिक्विड है, और ये क्या है, गैस, और गैस का कोई वॉल्यूम नहीं। गैस का वॉल्यूम क्या होता है, जिस कंटेनर में रखा हुआ है। तो हमने यहाँ कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं कि हमें वॉल्यूम कहाँ तक लेना है, जब तक कि प्रेशर कितना हो 1 एटमॉस्फेयर। मान लो ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ जाता तो उसको यहीं ले लेते। तो उसने देखा कि ये H2O2 जो है 1 लीटर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 10 वॉल्यूम ऑफ मीन्स 10 लीटर ऑफ HO2 गैस एट STP। अब देखो थोड़ा इस चीज़ को समझना, ये एक्चुअल में जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, बट ये चीज़ समझनी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि क्या मतलब है ये STP का। सपोज करो आपके पास देखो जैसे एक ये बीकर है, ठीक है, और इसमें कोई गैस भरी हुई है, ये वाली गैस। ठीक, ये गैस भरी हुई है और अभी इसका प्रेशर है 5 एटमॉस्फेयर। मीन्स अंदर आपने बहुत सारी गैस को भरा हुआ है, और ऊपर से प्रेशर मीन्स देखो नॉर्मली कितना प्रेशर होता है ऊपर से 1 एटमॉस्फेयर। आपने इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर होल्ड किया हुआ है। अगर आप छोड़ दोगे तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, कहाँ तक, अप टू 1 एटमॉस्फेयर तक, क्योंकि वहीं जाकर रुकेगा ये। लेकिन आपने इसको रोका हुआ है। अब इतनी गैस है 5 एटमॉस्फेयर पर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज ना करो और आप इसका प्रेशर कम कर दो, तो प्रेशर कम कैसे होता है गैस का, देखो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, अगर वॉल्यूम को यहाँ तक कर दो, अब गैस तो उतनी ही है, बस अब पार्टिकल क्या हैं, दूर दूर हो जाएंगे। तो गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। गैस का वॉल्यूम जितना मर्जी बढ़ा लो आप, अगर आप इसको ऊपर तक ले जाओगे तो प्रेशर और कम हो जाएगा। जैसे 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 गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम। अब प्रेशर कम क्यों होगा, जरा ध्यान देना। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो फोर्स वाले पार्टिकल तो यहाँ भी इतने ही हैं, यहाँ भी इतने, क्योंकि मैंने पार्टिकल बाहर नहीं निकाले, इस पिस्टन को उठा करके यहाँ तक ले आया तो इतना वॉल्यूम हो गया। ठीक, तो फोर्स लगाने वाले पार्टिकल तो उतने ही हैं। तो मान लो पहले भी फोर्स था आपका 20 और एरिया था ये वाला, इसको आप 2 मान लो। ठीक, तो कितना प्रेशर हुआ 10, लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ प्रेशर, फोर्स तो उतना ही है क्योंकि पार्टिकल उतने ही हैं।
फोर्स तो 20 ही हो गया, बट अब आपने मान लो जो ये था आपके पास वॉल्यूम, ठीक है, बढ़ गया, वो कितना हो गया, मान लो वो 4 हो गया, तो प्रेशर कितना रह गया 5। तो एक पर यूनिट एरिया जितना प्रेशर लग रहा है वो क्या हो गया, कम। एक्चुअली प्रेशर कम नहीं हुआ है, बट एरिया बढ़ने से पर यूनिट कम हो गया, वो उस पर्टिकुलर एरिया में जो प्रेशर कम हुआ। दैट्स वाई जैसे जैसे आप गैस के वॉल्यूम को बढ़ाओगे एरिया बढ़ने से प्रेशर भी कम हो जाएगा। और हमें लेना क्या है कि स्टैंडर्ड कंडीशन STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसने क्या कहा, हमें जो गैस मिलने वाली है H2O2 से उसे लेना है STP पर, उससे पता चलेगा हमें। तो 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब ये हुआ कि ये इस टाइप का, आप जरा समझना ध्यान से, 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब हो गया ये कुछ इस तरीके का H2O2 है, मीन्स इसकी इतनी कंसंट्रेशन है, इसमें इतने अमाउंट में H2O2 है। एक्चुअल में क्या है, ये वाटर में डिसॉल्व है आपका H2O2। तो इस सोल्यूशन के अंदर इतना H2O2 है कि अगर हम इसको डिकम्पोज करें तो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 273 केल्विन, बात एक ही होगी, और प्रेशर जो है, प्रेशर ये कितना है 1 एटमॉस्फेयर, तो कितनी लीटर गैस प्रोड्यूस होगी, 10 लीटर। H2O2 जो है वो 10 लीटर प्रोड्यूस करेगा। अब इसकी हेल्प से आप कैसे स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, बड़ा आसान है। नाउ विल डू, देखो मैं इसको एक क्वेश्चन और करूंगा जो नोट्स में नहीं दिया हुआ है, फिर थोड़ा और समझने के लिए। देखो सपोज करो यहाँ पर पहले तो H2O2 जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, वाटर प्लस O2, ठीक। अब O2 बनाने के लिए बैलेंसिंग नहीं हुई है तो इसको आप बैलेंस कर दो, ये लो बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 and 2 4 ऑक्सीजन, 2 and 2 4 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। अब देखो आप निकालो पहले H2O2 का मोलर मास, H2O2 का मोलर मास, मास ऑफ हाइड्रोजन 2, मास ऑफ H2O2 32, कितना हो गया 34, वो एक का हुआ 2 into 34, एंड टोटल मास कितना हो गया आपके पास 68। यानी कि अगर ये जब 68 ग्राम होगा तो आपके पास कितनी गैस बनेगी। देखो STP की बात हुई है, STP का मतलब पता होना चाहिए आपको, ये एवोगैड्रो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम, कि अगर ये देखो 1 मोल है, साफ दिखा रहा है, O2 क्या है 1 मोल, और 1 मोल गैस एट 1 मोल गैस एट STP कितना उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में बाय द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की कोई भी गैस हो अगर टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड हो तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम लेगी। तो जब हम कह रहे हैं कंडीशन कौन सी है STP वाली, हमने भी कहा है कि 10 वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा STP पर, तो 68 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा वॉल्यूम 22.4 लीटर, ठीक। अब इससे आपका क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब जरा समझना, अगर H2O2 STP पर 22.4 लीटर है तो कितना H2O2 था 68 ग्राम, ठीक। लेकिन अगर आपका जो H2O2 है वो कितना दिया हुआ है 10 वॉल्यूम का मतलब 10 लीटर है, तो उसमें कितना H2 ग्राम होगा, नहीं निकला तो कैसे करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको आप x ले लो तो बड़े आराम से निकाल देंगे। तो 22.4x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो 680 से ही, तो x कितना आ जाएगा 680 डिवाइड बाय 22.4, ये ग्राम में आंसर आ जाएगा। जरा समझना दोबारा से कि एट STP क्या होता है पता है हमें, STP पर जो कोई भी गैस हो 1 मोल उसका कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। अब हम किसको किस पे डिकम्पोज करेंगे H2O2 को, अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मीन्स टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा H2O और O2। अब अगर ये 68 ग्राम होगा, देखो पता लग गया हमें, तो ये कितने ग्राम बनेगा 32 ग्राम, मीन्स इसका मतलब कितने मोल बना 1 मोल। तो 22.4 लीटर कब आया
आया? जब आपके पास 68 ग्राम था क्या H2O2, तो बस जब 68 ग्राम H2O2 था इतना बना। तो अगर ये इतना बना है तो कितने ग्राम H2O2 होगा, तो निकाल सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ, उसके बाद ये कंसेप्ट आपको समझ आ ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब लेते हैं हम 15 वॉल्यूम वाला। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक 15 वॉल्यूम H2O2 है, 15 वॉल्यूम H2O2। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, 1 लीटर ऑफ H2O2 एट STP will produce 15 लीटर ऑफ O2। इसका ये मतलब है 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब हुआ कि 1 लीटर जो H2O2 अगर STP पर है तो कितना प्रोड्यूस करेगा, 15 लीटर O2। ठीक, अब जरा दोबारा देखो, यहाँ पर ये पता चल चुका है हमें 2H2O2 इज इक्वल टू H2O प्लस O2। ठीक, अब सी है यार, अगर ये हमारे पास 68 ग्राम होता है तो ये कितने लीटर होगा, 22.4 लीटर। ठीक, और अब अगर ये 15 लीटर्स ने कहा है ना 15 वॉल्यूम, इसका मतलब कितने लीटर प्रोड्यूस होगा, O2 15 लीटर। तो ये कितना होगा, हमें x निकालना है। ठीक है, तो आई थिंक अब निकाल सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 68 इंटू 15 डिवाइड बाय 22.4। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ऑल्दो इसका मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको, अगर बहुत अच्छा लगता है आप वो भी ट्राई कर सकते हो। कैसे, देखो उसमें थोड़ा आपको मोल कंसेप्ट में जाना पड़ेगा। वो कैसे, सी है यार, अगर ये आपके पास जो ये है, ये अगर 2 मोल है तो ये कितना होगा, 1 मोल। अब एक काम करो, वी नो 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल, इट इज इक्वल टू 1 मोल। तो अब मान लो 15 था, तो 15 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच मोल निकाल सकते हैं। अब जरा ध्यान देना, ये मोल निकाल लोगे आप। ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा, इतने 1 मोल। तो x क्या हो जाएगा, देखो x क्या हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हो 22.4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 लीटर। सो x इज 15 डिवाइड बाय 22.4। जो भी आंसर आया इतने आपके पास मोल आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, यहाँ पर मोल आ गए आपके 0.7 मोल। मैंने जस्ट ऐसे रफली किया है, आई डोंट नो आंसर, वो जो भी है। तो 0.7 मोल आ गया। अब देखो कैसे करोगे, पता चल गया कि 15 वॉल्यूम का मतलब हो गया 0.7 मोल। अब अगर ये 0.7 मोल हैं, अब जरा ध्यान देना क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे बाय स्टोइकियोमेट्री। इसके अगर 2 मोल होंगे तो इसका 1 मोल बनेगा। इसका मतलब H2O2 के कितने मोल होने चाहिए, डबल, कितने, 1.7 मोल किसके, H2O2 के। तो बस इसका डबल कितना होगा, 1.4, यानी कि इसके 1.4 मोल होंगे। और अगर आप इसको इसके मोलर मास से जो 34 है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कितना मास, गिवन मास, वी नो नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल दे दिए 1.4 इंटू 34। गिवन मास निकालना है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2O2, 34, तो निकल जाएगा इस तरीके से। और इसी को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। स्ट्रेंथ में क्या करते हैं हम, कोई चीज़ जो भी उसके पास नंबर ऑफ मोल दिए हैं उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, पर थोड़ा सा एक लेंदी पड़ेगा, पर अगर समझ आ रहा है तो ये भी एक अच्छा मेथड है। ठीक, तो हमने यहाँ पर अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कंसेप्ट भी पूरा कर लिया है। एक जो क्वेश्चन रह गया है इसमें वो ये कि देखो, हम हाइड्रोजन गैस H2O2 को ना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं और ये एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। ब्लीचिंग एजेंट, अब ब्लीचिंग एजेंट वो होता है विच
रिमूव्स कलर दैट इज नोन एज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग का मतलब कलर को फेड कर देना। और H2O2 इसमें इसके लिए यूजफुल है, वो कैसे देखो। H2O2 क्या प्रोड्यूस कर रहा है? H2O2 इज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। और जो ये ऑक्सीजन है ये करती क्या है? जो H मीन्स आप इसको सिंपली बोल सकते हो H2O2 विल ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द क्रोमोफोर। CHROMOPHORE chromophore. Chromophores are those chemicals which give color to any compound. Which give color to any compound. They are known as chromophore. Or H2O2, they break the bond of chromophore. That's why they फेड और दे रिमूव द कलर ऑफ द कंपाउंड। तो H2O2 जो है वो कलर इसलिए रिमूव करते हैं क्योंकि वो किसी भी कलरिंग सब्सटेंस के केमिकल बॉन्ड को तोड़ देंगे। ठीक, नाउ आपका पास ये H2O2 जो कंसेप्ट था वो ख़त्म हो चुका है। अब हमें इसके बाद एक स्टार्ट करना है, ऑल्दो विल नॉट एंड इन दिस चैप्टर दिस वीडियो दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट, बट विल स्टार्ट दिस बिकॉज एक बड़ा कंसेप्ट है, 2 और 3 वीडियोस में पूरा होगा। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। तो फर्स्ट सॉफ्ट वाटर एंड देन हार्ड वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सॉफ्ट वाटर? द वाटर विच मेक्स अ गुड अमाउंट ऑफ फोम और लेदर विद द वाटर। ठीक है, सॉरी विद द सोप। अगर आप सोप और वाटर को मिलाओ और उसमें एक अच्छे अमाउंट में झाग बन जाए, फोम, और इसको हम लेदर भी बोलते हैं, LATHER, ये लेदर होता है। LEATHER ये लेदर दूसरा होता है, एनिमल लेदर, बट विल यूज LATHER लेदर। ठीक, सो that type of water which will give large amount of foam or leather with the soap is known as soft water, and that type of water in which a good amount of leather does not form with the soap, that is known as hard water। अब जरा समझना हार्ड वाटर का रीजन क्या होता है। देखो 3 टाइप के आपके पास यहाँ पर आयोन्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से हमें यहाँ पर हार्डनेस मिलती है। वो कौन कौन से हैं? बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, क्लोराइड आयन एंड Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास सॉरी सल्फेट होगा यहाँ पर, एक हमें गलत कर दिया है यहाँ पर, क्लोराइड एंड सल्फेट। ठीक, ये 3 टाइप के आयोन्स हैं किसके? आप जरा सुनना, कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के आयन या तो ये मैग्नीशियम के हों या फिर कैल्शियम के। जैसे मैं कहता हूँ MgCl2, MgSO4, क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, ऐसे ही CaCl2, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, ऐसे ही CaSO4। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट ऑफ कैल्शियम, ऐसे ही बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम। दीज आर दी सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये कैसे मिलती हैं? देखो, जब वाटर जो है वो आपका रॉक्स से आ रहा है, पहाड़ों से आ रहा है, रॉक्स से आ रहा है, तो रॉक्स में ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज होती हैं। ऐसे ही अगर वाटर जो है ग्राउंड लेवल में है और नीचे जो ग्राउंड लेवल है वहाँ वो भी स्टोन होते हैं, वहाँ पर भी लार्ज अमाउंट हो सकता है कैल्शियम और मैग्नीशियम की इन इम्प्योरिटीज़ का। ये जो है वो हार्डनेस को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, आपके पास ये हार्डनेस की वजह से फोम या लेदर क्यों नहीं बनता? सी व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ सोप? RCOONA। ये आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में। द जनरल फॉर्मूला ऑफ सोप इज RCOONA। और अगर आप इसके साथ CaCl2 को मिला दो, CaCl2, CaSO4, MgCl2, MgSO4, कुछ भी, तो क्या होगा? देखो इसमें ये पार्ट कैसा है? नेगेटिव, ये पार्ट कैसा है? पॉजिटिव। ठीक, इधर से कैल्शियम का पार्ट पॉजिटिव और ये पार्ट नेगेटिव। अब सी हेयर क्या होगा? देखो कितनी वैलेंसी है? RCOO नेगेटिव 1 वैलेंसी।
ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से मिलेगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इस पे चार्ज 2 है, इस पे चार्ज 1 है, आप इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा RCOO होल ट्वाइस Ca। ठीक है, तो यहाँ क्या प्रोड्यूस हो गया RCOO होल ट्वाइस Ca प्लस 2NaCl। देखो इसको 2 कर दोगे आप 2 के लिए, 2 लेने के लिए, तो 2Na और 2Cl, तो 2NaCl बन गया। अब जो ये बना RCOO होल ट्वाइस Ca, इसे हम बोलते हैं स्कम। तो क्या किया, यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो इम्प्योरिटीज हैं, मीन्स द क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ द कैल्शियम, उन्होंने क्या किया है, सोप के एक्शन को रोक दिया है। दे स्टॉप द एक्शन ऑफ सोप एंड दे फॉर्म व्हाट, स्कम। स्कम क्या होगा, प्रेसिपिटेट्स ऑफ दिस सोप, जो कि जाकर के नीचे बैठ जाएंगे सरफेस पर, ठीक है, और बॉटम पर बैठ जाएंगे, एंड ड्यू टू दिस फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक, तो ये तो एक रीज़न हुआ कि कैसे सोप जो है वो काम नहीं करता है हार्ड वाटर में, क्योंकि हार्ड वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सोप के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर करके क्या है, स्कम बना देगी। स्कम इज ए प्रेसिपिटेट एंड ड्यू टू दिस फॉर्म विल नॉट फॉर्म। अब इसके बाद देखो, हमें पता होना चाहिए कि इम्प्योरिटीज़ भी 2 टाइप की होती हैं, परमानेंट एंड एक टेम्परेरी इम्प्योरिटीज़। तो यहाँ बस इसको मैं लास्ट ले रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इनको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करूँगा। तो हमारे पास 2 ही टाइप की इम्प्योरिटीज़ बची, 2 टाइप की इम्प्योरिटीज़ हो गई, एक होती है टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट। अब जो बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट जो इम्प्योरिटी है इसको हम टेम्परेरी इम्प्योरिटी बोल देते हैं। Why temporary impurity? Because this impurity can be removed by just boiling the water। इसको बहुत सिंपली हम just by boiling the water भी रिमूव कर सकते हैं। That's why this type of impurity is known as temporary। But जो बाकी impurities हैं, जैसे कि हमारे पास क्लोराइड या फिर सल्फेट की जो impurities हैं, these are known as, chloride और sulfate impurities are known as permanent impurities and we need some chemicals to remove this type of impurities। ठीक, तो आज के वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस इन डिटेल द मेथड्स ऑफ रिमूविंग द impurities including the temporary as well as the permanent impurities। Okay, thank you।